Okay, so good evening, everyone. Good evening, ma'am. How are you all? कैसे हैं सभी? Stressed हो? Yes, ma'am, बहुत. कोई बात नहीं, ये सबको होता है। पहली बात तो ना कभी भी ये मत सोचना कि सिर्फ हमें अकेले को हो रहा है। दिस इज नॉट अ यूनिक थिंग। तो ये सबको होता है, तो उस चीज के लिए पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। ओके? डर देखो, मैम, डर। हाँ जी, हाँ हाँ, आप बोलिए पहले. बोलो बोलो, कोई मैम, दिक्कत नहीं है। मुझे डिजीज पोर्शन का कुछ पूछना था, आप पहले बताएं. ओके, डिजीज का हम ना डिस्कस करेंगे एक बार। हम आज की क्लास कर लें, फिर ये कंप्लीट होने के बाद फिर डिजीज का भी हम डिस्कस करेंगे। ओके? ओके मैम. ठीक है। ओके, सो ऑलरेडी लेट है तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके? तो कल हमने बेसिकली इन्फेक्शन चेन की हमने 2 स्टेप्स को डिस्कस किया था। फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है इन्फेक्शन चेन का? सर्वाइवल. क्या होता है फर्स्ट स्टेप? सर्वाइवल। सर्वाइवल. और सेकंड स्टेप क्या होता है? डिस्पोजल. गुड। डिस्पोजल को और क्या बोलते हैं हम? डिसेमिनेशन. स्प्रेड बोलते हैं, डिसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, गुड। तो इसके अंदर अभी हम आगे एक जो मेन चीज हम पढ़ेंगे, दैट विल बी, वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वो हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर जो इन्फेक्शन चेन की जो प्रोसेस होती है, आपका फिनोमेना वगैरह डिजीज का, वो हम इसके अंदर अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए उससे कंटिन्यू करते हैं। अभी कोई स्लाइड तो शेयर नहीं हो रही है आपके पास? नो मैम. ठीक है। अब हो रही है? यस मैम. ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर इसका नेक्स्ट पोर्शन, दैट विल बी द फिनोमेना ऑफ इन्फेक्शन, या एक्चुअल में इन्फेक्शन प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली इन्फेक्शन चेन जो होती है उसके अंदर हमने अभी तक 2 उसके स्टेप्स हम पढ़ चुके हैं इन्फेक्शन चेन के, राइट? तो इन्फेक्शन चेन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास आया था दैट वाज सर्वाइवल। ठीक है, और सेकंड स्टेप जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज डिस्पोजल। ठीक है, ये 2 हो गए। अब नेक्स्ट हम क्या थर्ड स्टेप इसके अंदर पढ़ेंगे, जो इसकी इन्फेक्शन प्रोसेस क्या होती है। ओके, इन्फेक्शन प्रोसेस ये इसका थर्ड लिंक होता है सर्वाइवल के बाद और डिस्पोजल के बाद। इन्फेक्शन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन कब बोलते हैं? जब वो पैथोजन जो है वो उसकी हमारे होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर हो गया और वहां जाकर वो इस्टेब्लिश हो गया है। ठीक है, ये चीज होती है आपके पास इसका इन्फेक्शन, कि वो अंदर एंट्री कर गया है, वहां जाकर उसने अपने आप को इस्टेब्लिश कर ली है, अपनी कॉलोनी उसने वहां पर बना ली है। इसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन। और जो पार्ट इन्फेक्शन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनोकुलम. इनोकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो और इनोकुलम पोटेंशियल की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी कि कितना इनोकुलम चाहिए होता है उस इन्फेक्शन को कॉज होने के लिए। जैसे एग्जांपल दिया था कि हो सकता है एक कोई स्पीशीज है आपके पैथोजन की, उसके जब 50 स्पोर्स इकट्ठे होते हैं तब जाके वो इन्फेक्शन होगा, लेकिन हो सकता है कि दूसरा कोई पैथोजन है जिसके 20 स्पोर से इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं, है ना? 20 यूनिट से इन्फेक्शन कोज कर सकती है। तो अलग अलग पैथोजन का इनोकुलम पोटेंशियल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। उसके बाद आप बात करते हो इसके अंदर की बेसिकली क्या होता है, एक कोई भी इन्फेक्शन होना है तो उस इन्फेक्शन की सक्सेस किस चीज पर डिपेंड करेगी? कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं? एक तो फैक्टर इंक्लूड कौन कौन से होते हैं इन्फेक्शन के अंदर? एक आपका होस्ट इंक्लूड होगा, ठीक है, एक पैथोजन इंक्लूड होगा, और इसके अलावा क्या इंक्लूड होगा? एनवायरमेंट. एनवायरमेंट. एनवायरमेंट। और बेसिकली ये 3 चीजें हम पढ़ते हैं किसके अंदर? जब हम डिजीज ट्रायंगल की बात करते हैं।
ठीक है, इसलिए 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अब कोई भी इन्फेक्शन होना है उसके लिए होस्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए कि होस्ट जो है वो ससेप्टेबल होना चाहिए, तभी इन्फेक्शन होगा, राइट, है ना। और वो जो होस्ट है वो डिजीज प्रोन होना चाहिए। डिजीज प्रोन होने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स इंक्लूड होने चाहिए जो उसको डिजीज प्रोन बना रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं ना कि अगर नाइट्रोजन की एप्लीकेशन बहुत एक्सेस कर देते हो तो उससे मोस्टली डिजीज जो होती हैं उसके लिए ससेप्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो वो डिजीज प्रोन होना चाहिए, वो ससेप्टेबल होना चाहिए। पैथोजन की अगर आप बात करोगे तो पैथोजन जो है वो विरुलेंट होना चाहिए, जो उसकी इनहेरिटेबल कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, और उसका मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत ज्यादा होना चाहिए पैथोजन का, प्लस उसका इनोक्यूलम पोटेंशियल बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे पैथोजन होते हैं जिनका एक सिंगल स्पोर काफी होता है डिजीज को कॉज करने के लिए, ओके। तो वो जो पैथोजन है वो विरुलेंट होना चाहिए, उसका मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत ज्यादा होना चाहिए और उसका इनोक्यूलम पोटेंशियल बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। थर्ड आपके पास फैक्टर आता है दैट इज द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? फेवरेबल। फेवरेबल होना चाहिए, जैसे टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, ये सब बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस में सरवाइव करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो ड्राई कंडीशंस में सरवाइव करते हैं, राइट। तो इसके बाद हम बात करते हैं, ये 3 तो फैक्टर्स आ गए आपके पास। नेक्स्ट चीज अगर हम बात करते हैं इसके अंदर दैट इज कि अब ये प्रोसेस इन्फेक्शन की क्या चलती है। अब ये जो बेसिकली जो प्रोसेस होती है इन्फेक्शन की, इसके अंदर हम 3 स्टेजेस पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोसेस के अंदर पहली आपके पास स्टेज कौन सी आती है? पेनिट्रेशन से पहले की स्टेज होती है इन्फेक्शन की, तो ये पहली आती है प्री पेनिट्रेशन, ओके। सेकंड स्टेज आपके पास आती है पेनिट्रेशन स्टेज, और थर्ड आपके पास क्या आती है? पोस्ट पेनिट्रेशन स्टेज। तो बेसिकली हमें ये 3 स्टेजेस पढ़नी है यहाँ पर। अब इसके बाद एक आपको जो डायग्राम आता है जो कि पूछा गया है इस एग्जाम के अंदर, तो ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए अच्छे से। सबसे पहले अगर आप बात करते हो इसके अंदर, तो इसकी अगर आप बात करो तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? डिजीज साइकिल को जब भी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी सर्वाइवल कहाँ पर हुआ है, यानी कि ओवर समरिंग या ओवर विंटरिंग उसकी कहाँ पे हुई है, यानी कि उसका डोरमेंट पीरियड, ठीक है। उसके डोरमेंट पीरियड से शुरू होगा कि जब वो ऑफ सीजन था तो वो पैथोजन कैसे सरवाइव किया है। उसके बाद फिर वो डोरमेंट पीरियड, फॉर एग्जांपल अगर आपका डाउनी मिल्ड्यू है तो उसका वहां पे यहाँ कौन सी स्टेज होगी? यहाँ पे डोरमेंट पीरियड कहाँ पे रहा है? सॉइल में, सॉइल में होगा। यस मैम। तो ये पहले उसका डोरमेंट पीरियड आ गया। अब वहां से प्राइमरी इनोक्यूलम क्या होते हैं? सॉइल के अंदर स्पोर्स होते हैं। तो फिर ये क्या आ गया? आपके प्राइमरी इनोक्यूलम आ गया। फिर ये प्राइमरी इनोक्यूलम वहां पे आके इनोक्यूलेशन करेगा। इनोक्यूलेशन करने के बाद वहां जाके क्या कर देगा? वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। इन्फेक्शन कॉज करना होता है उसको वहां जाके अटैचमेंट की, उसके बाद क्या? अटैचमेंट होने के बाद वो पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट करने के बाद वहां पे अंदर जाके होस्ट का पूरा रिकॉग्निशन होगा, होस्ट का रिकॉग्निशन है। रिकॉग्नाइज करने के बाद आता है इन्वेजन। नॉर्मली अगर कोई कंफ्यूज होता है तो वो इन्फेक्शन और इन्वेजन में आता है, इन्वेजन रिकॉग्निशन के बाद होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आती है यहाँ पे? फिर वो इन्वेड कर गया वहां पर, फिर उसने क्या बनाया? कॉलोनी बनाई। कॉलोनी बनाई वहां पर, उसका जाके उसकी ग्रोथ और मल्टीप्लीकेशन हुआ, और जैसे ग्रोथ वगैरह होगी तो वहां पे आपको क्या दिखेंगे? सिम्टम्स दिखेंगे। सिम्टम्स आने के बाद बस इसके अंदर अब वहां पर सिम्टम्स आ गए। अब वहां से 2 चीजें हो सकती हैं, इधर तो वहां से वो अपना सेकेंडरी इनोक्यूलम के थ्रू क्या हो गया? स्प्रेड हो गया, डिसेमिनेट हो गया, दोबारा इनोक्यूलेशन शुरू हो जाएगा यहाँ पे आके, ठीक है। और अदरवाइज यहाँ पर अगर करा तो वापस वो कहाँ आ जाएगा? अपनी ओवर समरिंग स्टेज में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले प्राइमरी इनोक्यूलम आता है, इन्फेक्शन करना है, अटैचमेंट करेगा, पेनिट्रेशन करेगा, होस्ट को रिकॉग्नाइज करेगा। जब रिकॉग्निशन हो जाएगा तब अंदर इस्टेब्लिशमेंट पूरा इसका वो स्प्रेड होगा, इन्वेड होगा, वो कॉलोनी बनाएगा। कॉलोनी जैसे जैसे बनेगी यानी उसकी ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जैसे ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन होता है यानी आपको सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। उसके सिम्टम्स दिखेंगे, फिर या तो उसकी सेकेंडरी साइकिल शुरू हो जाएगी,
ठीक है, और या फिर क्या हो जाएगा, वापस वो ओवर सबमरीन स्टेज के अंदर आ जाता है। तो पहले अगर आप बात करते हो प्री पेनिट्रेशन स्टेज की, प्री पेनिट्रेशन स्टेज के अंदर अगर आप बात करोगे तो पैथोजन की एक्टिविटी के हिसाब से दो तरीके की कैटेगरीज होती हैं। एक को हम बोलते हैं एक्टिव इन्वेडर, एक को बोलते हैं पैसिव इन्वेडर। एक्टिव और पैसिव का बेसिकली मतलब हम हर जगह जब भी यूज करते हैं तब एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या होता है, एक्टिव वो होते हैं जो एनर्जी बहुत ज्यादा लगाते हैं। जनरली हम जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं प्लांट्स के अंदर, तो एक्टिव का मतलब क्या होता है कि उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, और पैसिव का मतलब होता है कि किसी सोर्स के थ्रू होता है। हम पढ़ते हैं ना डिफ्यूजन वगैरह में, अगर मान लो किसी प्रोटीन के थ्रू आ रहा है, कोई पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका, तो उसके अंदर तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी ना, क्योंकि उसको सोर्स मिल रहा है उसको ले जाने के लिए। बट अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा इट मीन्स उसको एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी होगी। सिमिलरली एक्टिव इन्वेडर्स जो होते हैं, एक्टिव इन्वेडर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, उनको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है होस्ट के अंदर एंट्री करने के लिए। जबकि जो पैसिव इन्वेडर्स होते हैं उनको कोई भी एग्रेसिव एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, वो कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी की मदद से ही होस्ट के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ एक्टिव इन्वेडर कौन से होंगे? फंजाई। फंजाई, क्योंकि फंजाई खुद से एफर्ट लगा के होस्ट टिश्यू को पेनिट्रेट करते हैं। अब चाहे वो जर्म ट्यूब बनाए, चाहे वो होस्टोरिया बनाए, ठीक है, कोई भी चीज उनके अंदर वो खुद एफर्ट लगाते हैं। तो फंजाई जो होते हैं या फिर जो आपके पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं कुस्कुटा वगैरह, वो खुद एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके पास, एक्टिव इन्वेडर्स। पैसिव इन्वेडर्स के अंदर सबसे बेसिक एग्जांपल आपके पास क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया। वायरस आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, वायरस, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया ऐसे एंटर नहीं हो सकता, उसको कुछ ना कुछ वुंड चाहिए, कुछ इंजरी चाहिए। ठीक है, और प्लस आपके पास वायरस, वायरस तो आप पढ़ते हो कि वायरस ऐसे तो जा नहीं सकता, कोई ना कोई उसको चाहिए ट्रांसमिशन के लिए एजेंट अपना। ठीक है, तो ये आपके पास एक्टिव और पैसिव दो तरीके के इन्वेडर्स होते हैं। ओके, तो आपको वायरस का पता है कि वायरस खुद से एंटर नहीं कर सकता, उसको कोई ना कोई स्पेशली क्या चाहिए होता है उन्हें, बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, उनको अपने लिए वेक्टर चाहिए होता है, जो वेक्टर उन्हें वहां पर होस्ट में लेकर जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया भी आपने पढ़ा था कि कोई डोरमेंट स्ट्रक्चर बेसिकली नहीं बनाते हैं, तो कोई भी प्री पेनिट्रेशन एक्टिविटी तो वो करते नहीं है वहां पे। ठीक है, बस वो जो भी नेचुरल ओपनिंग्स वगैरह के थ्रू कुछ एंटर कर जाएंगे तो कर जाएंगे, या वुंड्स वगैरह में तो हो जाएगा उनका पेनिट्रेशन। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर, अच्छा अब फंगल पैथोजेंस क्या होता है। फंगल पैथोजेंस में हमें पता है कि प्री पेनिट्रेशन के अंदर क्या चीज आती है, पेनिट्रेट करने से पहले फंगस क्या करेगा, कोई आइडिया? प्री पेनिट्रेशन यानी पेनिट्रेट करने से पहले वो क्या करेगा। अब जो फंगस है उसको पहले क्या करवाना है, अपने जर्म ट्यूब वगैरह बनानी होगी उसे, जिसके थ्रू वो एंटर करेगा, है ना। स्पोर उसके जर्मिनेट होंगे, आगे जर्म ट्यूब वगैरह बनेगी, तो उसको ये सब चीजें पहले डेवलप करनी पड़ती हैं अपनी एंट्री करवाने के लिए वहां पर। ठीक है, तो पहले क्या होता है, स्पोर का जर्मिनेशन करवाते हैं या फिर जर्म ट्यूब ग्रो करते हैं। ठीक है, क्योंकि यही उनको हेल्प करेगी पेनिट्रेशन के लिए, तो प्री पेनिट्रेशन टाइम पर उनको ये चीजें प्रिपेयर करनी पड़ती है पहले। ठीक है, जो जर्मिनेशन की बात करते हैं, जर्मिनेशन क्या होता है, व्हाट इज जर्मिनेशन? जर्मिनेशन में बेसिकली क्या चेंज आएगा पैथोजन के अंदर? अगर हम मेटाबॉलिक इंक्रीज हो जाएगी। जब तक वो सीड ऐसी ही थी, उसको कोई पानी नहीं मिला, तब तक वो जैसे डोरमेंट स्टेज के अंदर थी वो स्पोर। ठीक है, तब तक वो क्या था उनका, जब वो डोरमेंसी में थे क्या उनका मेटाबॉलिज्म चल रहा था, उनकी बॉडी में कुछ एक्टिविटी चल रही थी, कुछ था उनकी बॉडी में जब वो डोरमेंट में? नो मैम। नहीं था ना। नो मैम। लेकिन जैसे जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होने का मतलब क्या होता है कि अब वो एक्टिविटी शुरू हो गई है, यानी कि अब वो पैथोजन, अब वो स्पोर जो है ये हाईली मेटाबॉलिक स्टेज के अंदर आ गया है। ठीक है, अब डोरमेंसी से उसकी एक्टिव स्टेज आ गई है, वो क्या करता है, कुछ ना कुछ एनर्जी सोर्स लेता है खाने के लिए। ठीक है, तो उनको यूज करता है। उसके बाद ये फंगल जो है ये जर्म ट्यूब वगैरह बना के या कुछ स्ट्रक्चर्स बना के ये एंटर करते हैं। अब फिर आपके पास बेसिकली इसके अंदर एग्जाम्पल जो आपको याद रखने होते हैं, आपको यहाँ पर दो एग्जाम्पल बताए जाते हैं। वन इज राइजोक्टोनिया, एक आपके तो पास राइजोक्टोनिया आ जाता है, एक आपको बताया गया आर्मिलेरियला, जो हमने कल भी एक एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, आर्मिलेरिया मेलिया। तो जो राइजोक्टोनिया होता है ये क्या बनाता है, क्या बनाता है ये राइजोक्टोनिया? एप्रेसोरी।
एप्रिसोरियम, एप्रिसोरियम क्या होता है? प्रेसिंग ऑर्गन। अटैचमेंट ऑर्गन। ये एक अटैचमेंट या एक प्रेसिंग ऑर्गन होता है इस तरीके से। ये इसकी जर्म ट्यूब आई, ये जर्म ट्यूब आके आके इस तरीके से एक प्रेसिंग ऑर्गन के अंदर, ये मान लो होस्ट का टिश्यू है, ये इस तरीके का प्रेसिंग ऑर्गन बनाएंगे, दिस इज एप्रिसोरियम। फिर इस एप्रिसोरियम से आगे जाके क्या बनता है? ये जर्म ट्यूब है, ठीक है, जर्म इन्फेक्शन ट्यूब से ये एप्रिसोरियम है, और यहाँ से इसके अंदर इन्फेक्शन करने के लिए क्या बनाते हैं? ये इन्फेक्शन पैग बनता है। फिर ये इन्फेक्शन पैग आगे जाके ऐसे फैल जाता है, होस्टोरिया वगैरह बनाते हैं, तो एक प्रेसिंग ऑर्गन होता है वहां पर इन्वेड करने के लिए। ठीक है, तो राइजोक्टोनिया सोलानी जो होता है ये एप्रिसोरियम को फॉर्मेशन करता है, और जो आर्मिलेरियल मेलिया होता है ये क्या बनाता है? राइजोमोर्फ बनाता है। राइजोमोर्फ से क्या समझ में आता है हमें? राइजोमोर्फ कैसी स्ट्रक्चर होगी? रूट से। रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होगी ना, इसकी रॉक लाइक स्ट्रैंड्स होंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका प्री पेनिट्रेशन। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप जो होता है, दैट इज पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन क्या होता है? अब इसके अंदर जो पैथोजन है, अब या तो वो डायरेक्टली पेनिट्रेट करेगा, डायरेक्टली वो किसके थ्रू पेनिट्रेट कर सकता है? या तो नेचुरल ओपनिंग से जाएगा। नेचुरल ओपनिंग कौन सी होती है प्लांट्स में? स्टोमेटा। स्टोमेटा होती है, हाइडाथोर्स होती है, लेंटिसेल्स होती है, या तो कुछ लेंटिसेल्स। नेचुरल ओपनिंग्स के साथ जाएगा, अदरवाइज वो क्या जाता है? किसी न किसी वुंड या फिर इंजरी के थ्रू वो जाएगा। बैक्टीरिया बेसिकली जो होते हैं वो किसके थ्रू एंटर करते हैं? वो वाउंड्स के थ्रू एंटर करते हैं, ठीक है, मेजरली। ठीक है, नेचुरल ओपनिंग से इतने नहीं मिलेंगे आपको। बेसिकली अपने जब भी हम पढ़ते हैं कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो हम देखते हैं कि उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है कि जितनी ज्यादा इंजरी होगी प्लांट के अंदर, उतना ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन का डर ज्यादा रहता है। ठीक है, अब जो वायरस होते हैं, वायरोइड होते हैं, फास्टिडियस बैक्टीरिया होते हैं, ये भी अपने वेक्टर के थ्रू ही कैरी होते हैं, इनबाउंड्स के थ्रू। फंजाई, निमाटोड, पैरासिटिक ये डायरेक्टली पेनिट्रेट करते हैं बेसिकली थ्रू दी नेचुरल ओपनिंग। ठीक है, इनके पास उतनी कैपेबिलिटी होती है। फंगस हो गया, पैरासिटिक निमाटोड्स हो गए हैं, या फिर पैरासिटिक जो हायर प्लांट्स हैं, कुस्कुटा वगैरह, ओरोबैंकी वगैरह, ये डायरेक्टली स्टोमेटा या हाइडाथोर्स वगैरह के थ्रू जाते हैं। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मेनली वुंड्स के थ्रू जाते हैं, और जो वायरस हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, फास्टिडियस बैक्टीरिया हो गया, ये किसके थ्रू जाते हैं? ये अपने वेक्टर की मदद से इन वुंड्स के थ्रू एंट्री करते हैं। ठीक है, अब दो तरीके के पेनिट्रेशन होते हैं। एक होता है आपके पास इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन, एक होता है डायरेक्ट पेनिट्रेशन। ठीक है, एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट किसके थ्रू होता है? वुंड्स के थ्रू होता है। वुंड्स के थ्रू हमने बात करी, अब वुंड्स किस किस के थ्रू आ सकते हैं? प्लांट पे इंजरी किस किस के थ्रू हो सकती है? कोई फार्म ऑपरेशन कर रहे हो उसके अंदर हो सकती है, कोई इंसेक्ट पंचर कर गया वहां पे उस वजह से हो सकती है। ठीक है, तो इनके थ्रू वुंड्स हो सकता है वहां पे, और यहाँ से फिर वो डिजीज आ जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर जैसे आपके पास क्या आता है? रोटिंग होती है जो स्क्लेरोशीनिया। ठीक है, स्क्लेरोटीनिया फ्रूटिकोला, जो क्या कोज करता है? स्क्लेरोटीनिया फ्रूटिकोला, स्क्लेरोटीनिया फ्रूटिकोला जो होता है, नाम से पता लग रहा है फ्रूट्स, और स्क्लेरोशीनिया जनरली क्या करता है? रोटिंग करता है। तो ये जो स्क्लेरोशीनिया फ्रूटिकोला जो है, ये फ्रूट्स के अंदर रोटिंग करता है। ठीक है, ये वुंड्स के थ्रू एंटर करेगा। ओके, एक होती है आपकी डच एल्म डिजीज। डच एल्म डिजीज जो होती है, ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है? डच एल्म डिजीज, सिरेटोस्टोमा उल्मी जो है, ये तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ट्रांसमिट किससे बाहर का होती लेकर है? ये बिटल, बार ये बार्क बिटल के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है, वो वुंड्स करते हैं। तो बेसिकली होती वुंड्स के थ्रू ये डिजीज ट्रांसमिट है, लेकिन वो वुंड करता कौन है? बीटल करता है। ठीक है, ये हो गया इसके अंदर। फिर दूसरी आती है आपकी नेचुरल ओपनिंग्स के थ्रू। नेचुरल ओपनिंग्स की अगर आप बात करोगे तो नेचुरल ओपनिंग्स में क्या आएंगे आपके पास? या तो स्टोमेटा हो जाता है आपके पास, या लेंटिसेल्स होते हैं, या हाइडाथोर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टोमेटा के थ्रू आप बात करते हो इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या चीज आ जाती है? एक तो एग्जाम्पल आपके पास जैसे आता है पक्षीनिया ग्रामिनिस का, यानी कि आपके रस्ट का आ जाता है। तो रस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्स कौन से होते हैं? रिपीटिंग स्पोर्स कौन से होते हैं? यूरिडोस। यूरिडियो स्पोर्स होते हैं। तो जो यूरिडियो स्पोर्स जो होते हैं, ये जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करके ये क्या बनाते हैं? ये जर्म ट्यूब बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम रस्ट की बात करते हैं, स्टोमेटा के अंदर हम बात कर रहे हैं स्टोमेटा के थ्रू, अगर हम रस्ट की बात करते हैं, तो रस्ट के अंदर आपके मेन स्पोर्स कौन से होते हैं? यूरिडियो स्पोर होते हैं। यूरिडियो स्पोर क्या बनाते हैं? जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। जर्म ट्यूब आगे जाके क्या, जैसे आई जर्म ट्यूब अभी हमने क्या पढ़ा था?
जर्म ट्यूब आई, क्या बना इसने? एप्रिसोरियम बना दिया। ठीक है, एप्रिसोरियम बनाया, फिर इस एप्रिसोरियम से आगे जाके क्या निकल जाता है? इन्फेक्शन पैग निकल जाता है, आगे क्या बन जाते हैं? पुस्टूरिया बन जाते हैं। इसी तरीके से होता है, ये इन्फेक्शन पैग हो गया और ये आगे जाके क्या बना दिया इन्होंने? पुस्टूरिया। ठीक है, तो ये इसके इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। फिर दूसरा एक आता है आपके पास परनोस्पोरा डिस्ट्रक्टर। परनोस्पोरा डिस्ट्रक्टर जो होता है ये क्या कोज करता है? बाउंड्री मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट्स। बताओ। बाउंड्री मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट्स। परनोस्पोरा डिस्ट्रक्टर क्या कोज करेगा? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट्स। इसके अलावा कुछ और है? कुकुरबिट्स में श्योर हो? मैम बाउंड्री मिल्ड्यू तो श्योर है, ये पीछे का कुछ कंफ्यूजन। ये अनियन और गार्लिक में करता है। तो जो परनोस्पोरा डिस्ट्रक्टर जो है, ये जो अनियन और गार्लिक के अंदर आपका डाउनी मिल्ड्यू कॉज करेगा, ये क्या करता है? ये अनियन की लीव्स को इन्फेक्ट करता है। इसमें से भी वही चीज होती है। ठीक है, जर्म ट्यूब कंटिन्यू चलती रहती है, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है। अनियन वगैरह में क्या होता है कि रस्ट में आपने क्या पढ़ा? जर्म ट्यूब है, एप्रिसोरियम बनाया उसने, एप्रिसोरियम के बाद आगे जाके ये होस्टोरिया बन जाएंगे। परनोस्पोरा डिस्ट्रक्टर के केस के अंदर क्या होता है? परनोस्पोरा डिस्ट्रक्टर में इसमें पहले जर्म ट्यूब आती है। जर्म ट्यूब क्या होती है? जैसे पहला एप्रिसोरियम बना, एप्रिसोरियम बनने के बाद भी आगे जर्म ट्यूब कंटिन्यू रहेगी। इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। जैसे माइकोस्फेरेला म्यूसिकोला होती है। माइकोस्फेरेला म्यूसिकोला जो होती है, ये कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिन्हें बोला जाता है स्टोमेटोपोडियम बोला जाता है। ठीक है, ये स्टोमेटोपोडियम का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस तरीके से सिमिलर से पैथोजेंस होते हैं, लेकिन उनका जो एक पेनिट्रेशन प्रोसेस होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है सबके अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टोमेटा के थ्रू कौन कौन से ट्रांसमिट होते हैं? स्टोमेटा के थ्रू जाता है एक तो आपका बैक्टीरियल लीफ स्पॉट ऑफ ग्राम, ग्रीन ग्राम। ठीक है, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स और आपका पक्षिनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई। ठीक है, तो स्टोमेटा के थ्रू कौन कौन से जाएंगे आपके पास? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आप जो मेन पढ़ते हो जनरली, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो गया, ब्लैक रस्ट हो गया, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स हो गया, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन हो गया और बैक्टीरियल लीफ स्पॉट ऑफ ग्रीन ग्राम। ये किससे ट्रांसमिट होते हैं? मतलब किसके थ्रू एंट्री करते हैं? स्टोमेटो के थ्रू एंट्री करते हैं। फिर आता है आपके पास लेंटिसल्स और हाइडाथोट्स। लेंटिसल्स और हाइडाथोट्स में लिमिटेड से एग्जांपल जैसे स्पेसिफिक होते हैं। लेंटिसल्स के अंदर एक तो आ जाती है फ्रूट रोटिंग वाला, ठीक है, एक आ जाता है आपका स्कैब ऑफ पोटैटो, एक आ जाता है आपका महाली डिजीज ऑफ अरिका नट। अरिका नट किसे बोलते हैं? सुपारी। सुपारी। हाँ, सुपारी। तो इसके अंदर जो सुपारी, जो अरिका नट होता है, उसके अंदर जो आपके पास महाली डिजीज होती है, उसका कॉजल ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? उसका फाइटोप्थोरा एरिकी। नाम से पता लग रहा है एरिकी आ गया। हाइडाथोट्स के अंदर आपके पास क्या आ जाते हैं? बस ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स, दैट मींस ज़ेंथोपोनास कैम्पेस्ट्रिस, पैथोवर कैम्पेस्ट्रिस। ये आती है, इसकी एंट्री होती है हाइडाथोट्स के थ्रू होती है। फिर आता है आपके पास डायरेक्ट पेनिट्रेशन। डायरेक्ट पेनिट्रेशन की अगर आप बात करते हो तो क्या होता है कि ज्यादातर जो फंजाई निमाटोड हमने पढ़ा कि ये क्या होता है, डायरेक्टली पेनिट्रेट कर जाते हैं, इनको कोई सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया आपके पास। और इसके बाद क्या करते हैं कि डायरेक्टली पेनिट्रेट कैसे कर सकता है? अब आपको पता है प्लांट के बाहर कुछ ना कुछ बैरियर मिलेगा, प्लांट के बाहर उसकी वॉल वगैरह को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तभी जाएगा वो अंदर एंट्री करेगा, है ना? तो आपने पढ़ा था कि जो फंजाई और ये पैरासिटिक प्लांट्स हैं, यही उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। वायरस वगैरह में तो इतना पोटेंशियल होता ही नहीं कि उसको ब्रेक डाउन करके खुद से चले जाएंगे वो। ठीक है, तो बेसिकली फंजाई और निमाटोड जो होते हैं वो अकेले ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो डायरेक्ट पेनिट्रेशन कर सकते हैं। अब इन चीजों को थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज भी आपको याद रखना है। तो ऐसे दिखने में कभी कभी सिंपल लगती है, बट जनरली थोड़े असर्शन रीजन में हम कभी कभी बहुत सिंपल चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेसिकली फंजाई और निमाटोड्स ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या पैथोजेंस होते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ डायरेक्टली
penetrating the host because they have that much force. ठीक है, बैक्टीरिया बहुत वीक होते हैं, वायरस भी ट्रांसमिट नहीं कर सकते, ऐसे पेनिट्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पेनिट्रेशन पैग वगैरह बनाते हैं। दूसरा, ये तो फिजिकल बैरियर को ब्रेक डाउन करते हैं कि उसकी एपिडर्मिस वगैरह को ये ब्रेक डाउन कर जाएंगे। सेकंड बैरियर होता है केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर जो होता है, अब जैसे जो होस्ट होता है ना, वो कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसके पास इन्वेजन के अगेंस्ट। ठीक है, एक तो जैसे क्यूटिकुलर की लेयर होती है, क्यूटिकल की लेयर होती है। फिर उसके पास क्या होता है कि पैथोजन को प्रोवाइड करने के लिए सुटेबल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करवाता, या फिर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज कर देता है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, उसके अंदर पैथोजन के एंटी काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है कि जैसे जो बंगाल ग्राम होती है, बंगाल ग्राम यानी जिसे हम चना बोलते हैं, तो बंगाल ग्राम की लीफ के ऊपर क्या होते हैं, यहाँ पे इसकी लीफ हेयर के ऊपर कुछ ग्लैंड्स मिलते हैं। ये ग्लैंड्स के अंदर क्या होता है, हम पढ़ते हैं ना, मैलिक एसिड होता है Yes, ma'am. है ना। तो ये मैलिक एसिड क्या काम करता है, बेसिकली ये मैलिक एसिड होता है, ये एंटी फंगल होता है। तो ये इस एसिड का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ये नेचुरल डिफेंस होता है उसके अंदर, कि ये मैलिक एसिड जो होता है ये एंटी फंगल होता है। और जो उसके अंदर जो रस्ट फंगस लगती है, दैट इज कॉज्ड बाय यूरोमाइसिस एसेरिस एरिटिनी। ठीक है, यूरोमाइसिस वाली जो इसके अंदर वो लगती है, रस्ट फंगस लगती है, ये उसके अगेंस्ट काम करता है, उसके अगेंस्ट उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। वैसे ही हम पढ़ते हैं कि जैसे रेड स्केल्स ऑफ अनियन जो है वो व्हाइट स्केल से ज्यादा अच्छी क्यों होती है, बिकॉज जो रेड स्केल वाली अनियन होती है उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटोकैटेचुइक एसिड या फिर कैटेकोल। ये जरूरी क्यों होता है, बिकॉज ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अनियन स्मज वाले से, कोलेटोट्राइकम की स्पीशीज से। तो ये दो केमिकल्स आपको याद रखने हैं जो बेसिकली हमारी जनरल क्रॉप्स में यूज होते हैं। फर्स्ट है बंगाल ग्राम का। बंगाल ग्राम की लीव्स के अंदर क्या मिलता है आपको, यहाँ पे मैलिक एसिड। मैलिक एसिड किसके अगेंस्ट काम करता है, इसके रस्ट के अगेंस्ट, जो यूरोमाइसिस से कोज होता है। सेकंड आपके पास होती है कि जो अनियन के अंदर रेड स्केल्स होती हैं वो ज्यादा अच्छी होती हैं, बिकॉज उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटोकैटेचुइक एसिड एंड कैटेकोल। ये किसके अगेंस्ट काम करती है, अनियन स्मज के अगेंस्ट काम करती है। और वो अनियन स्मज किसके थ्रू होता है, कोलेटोट्राइकम सिरकिडेंस। ठीक है, तो ये करता है। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर हम, जैसे आपके पास आ जाती है नेक्टरीज के थ्रू कौन सा एंटर करता है, एल्विनिया। Erwinia malvera. नेक्टरीज का एक ही एग्जांपल होता है आपके पास, जो कि एल्विनिया। एर्विनिया अमाइलोपोरा हो। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपके पास जैसे जो फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स के अंदर कौन सा आता है, एक तो अर्गट आ जाता है, लूस मट ऑफ वीट आ जाता है। सीडलिंग्स के अंदर कौन सा आ जाता है, ग्रेन स्मट आता है बार्ले का, लूस मट बार्ले का आता है। ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू आ जाता है इसका, सोरगम का। ठीक है, ये आ जाता है आपके पास। और फिर आ जाते हैं आपके पास इसके अंदर पोस्ट पेनिट्रेशन आ जाता है। पोस्ट पेनिट्रेशन के अंदर अगर आप बात करोगे यहाँ पर, तो मतलब पोस्ट पेनिट्रेशन के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन, इन्वेजन होगा उसका, कॉलोनाइजेशन होगा। तो इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आप इन्फेक्शन की डिफाइन देते हो, इसका मतलब होता है कि अब वो पैथोजन जो है उसने अपना पूरा कांटेक्ट उसकी सेलो टिश्यूज के साथ बना लिया होस्ट की, और उससे न्यूट्रिशन ले रहा है। जब ये चीज हो जाती है, इट मीन्स इन्फेक्शन हो गया है। तो एक पैरासिटिक रिलेशनशिप बन जाती है उनके बीच में। ठीक है, इन्वेजन क्या होता है, इन्वेजन ऑफ प्लांट टिश्यू बाय द पैथोजन, और फिर वो वहां पे जाके इन्वेड कर गया वो, फिर उसने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन किया, दैट मीन्स उसने कॉलोनी बनाई। हाँ, अब ये स्टेटमेंट को आपको एज इट इज याद रखना है कि इन्वेजन एंड कॉलोनाइजेशन आर द टू कॉन्करेंट स्टेजेस ऑफ डिजीज डेवलपमेंट। इन्फेक्शन के बाद दो कॉन्करेंट स्टेजेस कौन सी आती है, वन इज इन्वेजन एंड वन इज कॉलोनाइजेशन। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमें एग्जैक्टली याद रखनी है इसके अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, कुछ एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट्स जो होते हैं, यानी का मतलब, एक्टो का मतलब बाहर हो गया, यानी कि ये ऐसी पैथोजेंस होते हैं जिनकी मेन बॉडी जो होती है वो होस्ट की सरफेस पे रहती है। ठीक है, मेन बॉडी उनकी बाहर रहेगी, अंदर सिर्फ उनका कोई पेनिट्रेटिंग ऑर्गन ही जाएगा, फॉर एग्जाम्पल होस्टोरिया। तो ज्यादातर जो पाउडरी मिल्ड्यू के फंगस होते हैं वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है इसके अंदर कि एंडोपैरासिटिक्स। ठीक है, एंडोपैरासिटिक्स क्या होते हैं, अब ये अंदर जाते हैं, क्यूटिकल वगैरह के एपिडर्मल लेयर से अंदर चले जाते हैं ये। ठीक है, अब ये क्यूटिकल के अंदर भी जा सकते हैं, ये पैरेन्काइमा तक भी पहुंच सकते हैं, ये वेस्कुलर टिश्यू तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू में सबसे मेनली क्या पढ़ते हो आप,
फ्यूजेरियम वर्टिसिलियम। है ना, विल्ट पढ़ते हो, विल्ट कोजिंग जो होते हैं वो विल्ट कोजिंग पैथोजन किस पे अफेक्ट करते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज पे अफेक्ट करते हैं, राइट। तो एंडोपैरासाइट है तो वो कहाँ अलग अलग लेयर्स तक जाएगा, कुछ सब क्यूटिकल तक जाते हैं, कुछ पैरेन्काइमा टिश्यूज तक जाते हैं, कुछ वेस्कुलर टिश्यूज तक जाते हैं, ठीक है। ये आ गया उसके पास। उसके बाद आता है आपके पास कुछ ऐसे होते हैं जो होते हैं एंडोबायोटिक। व्हाट इज मीन बाय एंडोबायोटिक? हम जो इन्फेक्शन के टाइम पे पूरी बॉडी पेनिट्रेट करेंगे होस्ट के सेल, मतलब पूरी हाँ, तो बॉडी इसके अंदर क्या इंक्लूड। होता है, इनकी पूरा का पूरा जो इसकी थैलस है, पूरा का पूरा जो इसकी बॉडी है, वो होस्ट की सेल के अंदर होगी, ठीक है। थैलस इज एंटायरली प्रेजेंट विद इन दी होस्ट सेल। और एंडोबायोटिक में आपके पास एग्जांपल क्या आ जाता है, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो इंटरसेलुलरली भी जा सकते हैं और इंट्रासेलुलरली भी इन्वेड कर सकते हैं, ठीक है। वायरस, वायरोइड वगैरह ये कैसे करते हैं, इंट्रासेलुलरली मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अब इनकी एग्जिट कैसे होती है। इन्वेड कर गया, कॉलोनाइजेशन कर गया, अब करने के बाद पैथोजन जो है वो होस्ट से बाहर आएगा, क्योंकि उसको अपनी इन्फेक्शन इन होस्ट से एग्जिट करना भी जरूरी है, बिकॉज अगर वहीं पे एग्जिट नहीं करेगा तो फिर वो अपना इन्फेक्शन बढ़ाएगा कैसे, उसकी लाइफ साइकिल कंटिन्यू कैसे चलेगी, है ना। तो ये चीज रहती है। वायरस जो है वो सिर्फ कहाँ पर रह सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही रह सकता है। बैक्टीरिया किस फॉर्म में बाहर आता है, ऊज की फॉर्म में बाहर आता है, ठीक है। और फंगस जो है, फंगस का तो प्रॉपर एक सिस्टम रहता है बाहर आने का, ठीक है। फिर वो विंड, सॉइल, वाटर इनके थ्रू ये डिसेमिनेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास होता है यहाँ पे कि एंजाइम्स का क्या रोल होता है पैथोजेनेसिस के अंदर, ठीक है। एंजाइम्स का क्या रोल होता है, क्या काम करेंगे एंजाइम्स, बताइए। एंजाइम्स क्यूटिकल क्या को काम डिग्रेड करेंगे, करेंगे। क्यूटिकल को डिग्रेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, जितने भी बैरियर्स है वो क्रॉस करके मतलब एक एंट्री। देखो सिंपल सा काम क्या है कि पैथोजन को एंट्री करनी है, पैथोजन को होस्ट का डिफेंस तोड़ना होगा, ठीक है। तो एंजाइम प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये क्या करते हैं, कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं, फिर वो एंजाइम के थ्रू क्या होता है, वो होस्ट टिश्यू का जो टिश्यूज वगैरह है वो ब्रेक डाउन होंगे, उनकी लेयर्स ब्रेक डाउन होगी, ताकि ये अंदर आराम से पेनिट्रेट करेगा और अपना न्यूट्रिशन ले लेगा। आपको पता है कि जो होस्ट की जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली किसकी बनी होती है, प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है, मिडल लैमेला होता है। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो बेसिकली किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज या पैक्टिक सब्सटेंस, हेमीसेल्यूलोज वगैरह होती है। सेकेंडरी जो होती है वो बेसिकली पूरी की पूरी किसकी बनी होती है, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल किसकी बनी होती है पूरी, प्रोटीन सुडरिन हेमिसेलुलोज होता है। बेसिकली सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की होती है, ठीक है। मिडल लैमेला में बेसिकली क्या होते हैं, पैक्टिन्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट प्रेजेंट होता है उसके अंदर, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। मिडल लैमेला का काम क्या होता है, एज अ सीमेंट काम करता है, वो सेल को आपस में बाइंड करने का, पैक्टिंग सब्सटेंस जो बेसिकली इसके अंदर आपको मिलते हैं मिडल लैमेला के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन वगैरह ये आपको मिलते रहेंगे, और ठीक है। फिर उसके बाद क्या होती है कि ये जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है, ठीक है। क्यूटिकल की लेयर जो होती है किसकी बनी होती है, आगे क्यूटिन वगैरह होता है, और साथ में इसमें क्या होती है, वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। वैक्स क्यों प्रोड्यूस करेंगे वो, वैक्स क्यों प्रोड्यूस करेंगे वो, डिफेंस के लिए करेंगे, ताकि वो जो पैथोजन है वो उसको टिश्यू को पेनिट्रेट ना कर पाए, तभी वो वैक्स रिलीज कर रहे हैं, तभी कर रहे हैं ना। ये इसकी एपिडर्मिस की लेयर है, ये अपने ऊपर ऐसे कवरिंग क्यों बनाएगा, एक तो सीधी एपिडर्मिस है और एक इसके ऊपर वैक्स की इतनी मोटी लेयर है, पैथोजन किसे जल्दी से इन्वेड कर सकता है, इसके ऊपर लैंड नहीं है। विदाउट वैक्स। विदाउट वैक्स। तो वैक्स क्यों प्रोड्यूस करता है वो इसलिए प्रोड्यूस करता है ताकि डिफेंस हो सके उसका, ठीक है। तो ये जो होता है ये वैक्स का फॉर्मेशन करता है, और वैक्स का फॉर्मेशन लगातार चलता रहता है,
ठीक है, ये किसकी बनी होती है? जो वैक्स होती है ये पैराफिन हाइड्रोकार्बन्स वगैरह की बनी होती है, और ज्यादातर जो फंगस होते हैं ये इस वैक्स की लेयर को पेनिट्रेट कर सकते हैं। तभी हमने बोला ना कि सिर्फ फंजाई और पैरासिटिक प्लांट्स के पास ही इतना फोर्स होता है कि वो इनको पेनिट्रेट कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं क्यूटिन। क्यूटिन प्रेजेंट होता है इस एपिडर्मिस के ऊपर, जो क्यूटिकल होता है क्यूटिन का बना होता है। क्यूटिन जो होती है इसका याद रखना किसका बना होता है? C16 और C18 हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स का बना होता है। क्यूटिन किसका डेरिवेटिव होता है? C16 एंड C18 हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स। ठीक है, तो क्यूटिन को ब्रेक करने के लिए वो एंजाइम्स कौन सा प्रोड्यूस करेंगे? क्यूटिनेज प्रोड्यूस करेंगे। इसमें एग्जाम्पल आपके पास क्या आ जाते हैं? कोलेटोट्राइकम आ जाता है, वेंचूरिया आ जाता है, हेलमिंथोस्पोरिया विक्टोरी। तो ये क्या करते हैं? क्यूटिनेज रिलीज करते हैं जो इस क्यूटिन को डिसॉल्व कर देते हैं। फिर आते हैं आपके पैक्टिक सब्सटेंसेस। पैक्टिक सब्सटेंसेस आपके मिडल लैमेला का मेन काम होता है। ठीक है, तो इनको डिसॉल्व करना बहुत जरूरी है। फिर आपके पास ये याद रखना है कि पैक्टिक सब्सटेंस किसके बने होते हैं? बेसिकली ये बने होते हैं डी गैलेक्टोयूरोनिक एसिड, और साथ में इनमें बॉन्ड कौन सा होता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किसके बने होते हैं? किसकी यूनिट्स होती है ये पैक्टिक सब्सटेंस? डी गैलेक्टोयूरोनिक एसिड। डी गैलेक्टोयूरोनिक एसिड की यूनिट होती है, और इनके अंदर बॉन्ड्स कौन सा होता है? अल्फा अल्फा 1,4 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ठीक है, साथ में मिथाइल ग्रुप एस्टेरिफाइड हो सकते हैं इसमें। फिर आपको ये 3 याद रखने हैं। पैक्टिक सब्सटेंसेस जो होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, पैक्टिक सब्सटेंसेस जो होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं पैक्टिक एसिड, ठीक है। सेकंड होता है आपके पास पेक्टिनिक एसिड, पेक्टिनिक एसिड। और थर्ड आपके पास क्या होता है इसके अंदर? पेक्टिन। एक होता है पैक्टिक एसिड, एक होता है पेक्टिनिक एसिड, एक होता है पेक्टिन। इनका काम किस हिसाब से इसको डिवाइड किया हुआ है? मिथाइल के हिसाब से। इसमें मिथाइल होगा ही नहीं, नो मिथाइल। पेक्टिनिक एसिड जो होता है इसमें 75% से कम होता है, और इसमें 75% से ज्यादा मिथाइल होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर, फिर इनको डिग्रेड करने के लिए एंजाइम कौन सा आ जाता है? पेक्टिनेज एंजाइम आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। एक्सोपेक्टिनेज जो होगा वो बाहर से सिर्फ टर्मिनल बॉन्ड्स को तोड़ेगा, एंडोपेक्टिनेज होगा वो बीच में से आके तोड़ेगा इसे। ठीक है, अब इसमें से क्या आ जाता है? तो पेक्टिन को तोड़ने वाले क्या करेंगे? मेनली रोटिंग करेंगे। जो रोटिंग करने वाले होते हैं ना वही करते हैं, क्योंकि मिडल लैमेला का काम क्या होता है? सेल्स को आपस में जोड़ के रखने का काम होता है मिडल लैमेला का, ये होता है। यस मैम। तो अगर उसने बीच के वो सीमेंट को ही तोड़ दिया तो आपके सारी सेल्स वो गलने नहीं लग जाएंगे? आपस में स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगी उनकी जुड़ने की, तभी तो रोटिंग हो जाएगी। तो ये पेक्टिनेज वाला एंजाइम जनरली रोटिंग वाले एंजाइम बनाता है। जैसे अर्वीनिया होता है जो सॉफ्ट रोट बैक्टीरियम करता है, बोट्राइटिस हो गया, स्क्लेरोशियम हो गया, इसके अंदर रोटिंग हो जाती है। फिर आपका मेन एक आता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आपको पता ही है, सेल्यूलोज किसकी चेन होती है? बीटा डी ग्लूको पायरेनोज यूनिट्स होती है। ठीक है, ग्लूकोज जो होती है, ग्लूकोज की चेन्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है। ठीक है, ये तो बहुत मेजर कंपोनेंट होता है आपका प्लांट का, इसको ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी होता है। अब सेल्यूलोज जो होता है, 2 फॉर्म आप पढ़ते हो, एक होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक होती है अमोर्फस फॉर्म। सॉल्युबल कौन सी फॉर्म होती है? एमाइलोज। कौन सी amorphous फॉर्म होगी सॉल्युबल? amorphous अमोर्फस फॉर्म सॉल्युबल होती है। क्रिस्टल जो इसकी नॉर्मल नेटिव फॉर्म है वो सॉल्युबल नहीं होती है, अमोर्फस फॉर्म इसकी सॉल्युबल होती है। ठीक है, तो इसका एक एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन करवाना जरूरी होता है। सेल्यूलोज को ब्रेकडाउन कौन करेगा? सेल्यूलेज करेगा। इसमें क्या स्टेप चलता है? सबसे पहले सेल्यूलेज 1 आता है, C1 आता है। C1 क्या करता है? जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है आपकी इसकी सेल्यूलोज की, उसको ये तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा? सबसे पहले क्रॉस लिंकेज को ब्रेक करेगा। एक बार वो बीच की क्रॉस वाली लिंकेज टूट गई, फिर आपके पास कौन सा आता है? सेकंड सेल्यूलेज एंजाइम आता है। ठीक है, ये क्या करता है? अब वो बड़ी सारी चेन्स को छोटी छोटी चेन्स के अंदर कन्वर्ट करेगा। अब छोटी छोटी चेन मिल गई, अब आपके पास आएगा CX एंजाइम। CX एंजाइम क्या करेगा? उसको तोड़ देगा एक डाइसैकेराइड के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सेलो बायोज। एंड फाइनली एक एंजाइम आता है बीटा ग्लूकोसाइडेज, जो उसको लास्ट में क्या बना देता है? ग्लूकोज बनाता है। तो बेसिकली सेल्यूलोज का ब्रेकडाउन किस स्टेप में होता है?
सबसे पहले आपको मिलेगी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज अपनी नेटिव फॉर्म के अंदर मिलेगी, यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेगी। इसके ऊपर अटैक किया C1 एंजाइम ने, सेल्यूलेज 1 ने। तो पहले उसने क्या की, क्रॉस लिंकेज को तोड़ दिया, यानी जो मान लो ऐसी बीच वाली जो लिंकेज थी, इनको तोड़ दिया। अब आपके पास ये बन गई, ठीक है। उसके बाद एक्ट करेगा इसके ऊपर C2। C2 क्या करता है, इस बड़ी सारी चेन्स को तोड़ेगा, छोटी छोटी बनाएगा। फिर उसके बाद ऐड करता है इसके ऊपर CX। CX क्या करता है, क्या बना देगा इन छोटी छोटी सेल्यूलोज की चेन को, सेलोबायोज। ठीक है। एट द एंड इसके अंदर कौन सा काम आता है, बीटा ग्लूकोसाइडेज, और ये क्या बना देता है, इस ग्लूकोज। इस तरीके से सेल्यूलोज का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, C1 C2 फिर CX, सेलोबायोज बना, फिर बीटा ग्लूकोसाइडेज। ठीक है। फिर सेल्यूलोज को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स क्या होता है, वो भी क्या करते हैं, सॉफ्टिंग करते हैं या फिर डिग्रेडेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन इजी हो जाता है। ठीक है। सेल्यूलोज ब्रेकडाउन के अंदर बेसिकली आपके पास कौन से आते हैं, बेसिडियोमाइसीटीज फंजाई, बेसिडियोरस्ट स्मट वाले आ गए, बेसिडियोमाइसीटीज फंजाई। फिर आपके पास होता है, ये तो हो गया सेल्यूलोज। उसके अलावा क्या होता है, बेसिकली हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज जो होता है कि प्राइमरी सेल वॉल में बेसिकली आपको मिलता है। ठीक है। इसके अंदर मेनली किसके कंपोज्ड होता है ये हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज किसका बना होता है, जाइलोग्लूकन। किसका बना होता है, जाइलोग्लूकन। ठीक है। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हेमीसेल्यूलेज आ जाते हैं, इसमें भी स्क्लेरोटीनिया वगैरह आ जाता है। लिग्निन, लिग्निन में एक चीज याद रखना, लिग्निन की बेसिक यूनिट याद रखना है इसकी। लिग्निन किसका बना होता है, फिनाइल प्रोपेनॉइड, फिनाइल प्रोपेनॉइड का बना होता है। ठीक है। तो इसके अंदर ये जो बेसिडियोमाइसीटीज होती हैं कुछ आपके पास, ये इसका ब्रेकडाउन करवाती है। ओके। उसके बाद अलग और होते हैं, लिपिड्स हो जाते हैं, स्टार्च हो जाते हैं, ये ठीक है, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। ठीक है। तो एंजाइम्स के अंदर बेसिकली क्या क्या याद रखना है आपको, इसके अंदर जैसे क्यूटिन की बात करी है, तो क्यूटिन किसका बना होता है आपके पास, C16 और C18 हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स का बना होता है। क्यूटिनेज इसका ब्रेकडाउन करते हैं। पेक्टिक सब्सटेंस किसका बना होता है, डी गैलेक्टोयूरोनिक एसिड का बना होता है। अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। पेक्टिक सब्सटेंस 3 तरीके के होते हैं, पेक्टिक एसिड, पेक्टिनिक एसिड, पेक्टिन। पेक्टिक एसिड में मिथाइल नहीं होता है, पेक्टिनिक में लेस देन 75, पेक्टिन में मोर देन 75। उसके बाद आता है इसके अंदर जैसे एक्सो होता है, एंडो होता है। एक्सो टर्मिनल बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा, एंडो अंदर से ब्रेक डाउन करेगा। सेल्यूलोज किसका बना होता है, बीटा डी ग्लूको पायरोनेज का बना होता है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। सेल्यूलोज जो होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर इनसॉल्युबल होता है, एमॉर्फस के अंदर वो सॉल्युबल होता है। कैसे ब्रेक डाउन होता है, पहले C1 आएगा, नेटिव को तोड़ेगा, उसकी क्रॉस लिंकेज ब्रेक डाउन करेगा। फिर C2 आएगा, वो क्या करेगा, उसको शॉर्ट चेन्स में डाल कन्वर्ट करेगा। फिर उसके बाद आता है CX जो उसको सेलोबायोज में कन्वर्ट करता है। एंड एट द एंड उसमें एंजाइम आता है बीटा ग्लूकोसाइडेज जो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। फिर आपने पढ़ा हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज बेसिकली बना होता है जाइलोग्लूकन का, इसको हेमीसेल्यूलेज इसको तोड़ देता है। लिग्निन बना होता है फिनाइल प्रोपेनॉइड का, ठीक है, जिसके अंदर व्हाइट रोड फंजाई ये वगैरह उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। कुछ सेल वॉल के प्रोटीन्स होते हैं, जैसे एक नाम आता है इसके अंदर, सेल वॉल के जितने भी प्रोटीन्स होते हैं ये बाकी सारे प्रोटीन्स की तरह ही दिखते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट दैट दे आर रिच इन अमीनो एसिड। एक फर्क होता है इसके अंदर, ये आपको याद रखना है कि बाकी प्रोटीन्स के अंदर और सेल वॉल के प्रोटीन्स में क्या फर्क होता है। बाकी बिल्कुल सेम होते हैं दोनों के प्रोटीन्स, लेकिन फर्क क्या होता है एक अमीनो एसिड का, कि सेल वॉल के अंदर एक अमीनो एसिड बहुत रिच होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ठीक है, ये आ जाता है आपके पास। फिर लिपिड होता है, फिर स्टार्च होता है। स्टार्च को डिग्रेड करने के लिए कौन होता है, अमाइलेज होते हैं। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास एक और पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा वर्कलोड है मेरे पास, तो अभी इतना ही कंप्लीट करेंगे, हम टॉक्सिन्स तक पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक अब आप रिवाइज कर लेना।
फिर टॉक्सिन्स का क्या रोल होता है? बेसिकली हम टॉक्सिन किसे बोलते हैं? टॉक्सिन हम बोलते हैं ऐसा कोई भी माइक्रोब्स का जो कुछ ऐसे मेटाबोलाइट प्रोडक्ट्स होते हैं जो माइक्रोब रिलीज करते हैं, ठीक है। एक्सोटॉक्सिन एक्सक्रीट करते हैं बाहर से या फिर अंदर से रिलीज करते हैं, उनकी जो सेल्स टूट जाते हैं वहां से रिलीज होते हैं, वो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, जो कि होस्ट के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो टॉक्सिन हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि एक टॉक्सिन जो है वो जैसे हमने कॉज पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं ना, सिमिलरली टॉक्सिन हाइपोथेसिस भी दी थी ल्यूक एंड व्हीलर ने। टॉक्सिन जो है वो उस पर्टिकुलर डिजीज के सारे सिम्टम्स शो करना चाहिए, ठीक है। अब टॉक्सिन के लिए सेंसिटिविटी जितनी होगी यानी वो पैथोजन उतना ज्यादा वो जो होस्ट है वो उतना ज्यादा ससेप्टेबल होगा, ठीक है। और टॉक्सिन का प्रोडक्शन डायरेक्टली रिलेट होना चाहिए, जितना ज्यादा टॉक्सिन होगा उतनी ज्यादा डिजीज प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एक इसमें एग्जांपल आपको एक्सेप्शन याद होता है, दैट इज द विक्टोरिन। विक्टोरिन एक ऐसा टॉक्सिन होता है जिसको कौन रिलीज करता है? कोक्लियोबोलस विक्टोरी, ठीक है। ये इसके अंदर ये ऐसा एक टॉक्सिन होता है जो ऊपर वाले कैरेक्टरिस्टिक जो हमने बात की है उसके हाइपोथेसिस से वो उसको फॉलो नहीं करता है। अब जब आप टॉक्सिन की क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो किसके बेसिस पे पढ़ते हो? आप पढ़ते हो कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो आपके पास बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, एक होते हैं पैथोटॉक्सिन, एक होता है वाइवोटॉक्सिन, एक होता है फाइटोटॉक्सिन। पहले तो आपको इन तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास आता है पैथोटॉक्सिन। नाम से क्या पता लग रहा है इसके अंदर? कौन प्रोड्यूस करेगा पैथोटॉक्सिन? पैथोजन प्रोड्यूस करेगा। तो ये ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो डिजीज प्रोडक्शन के अंदर सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और ये ससेप्टेबल प्लांट के अंदर डिजीज के सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वही सेम चीज कि इसमें एक एक्सेप्शन होता है, दैट इज विक्टोरिन, जो कि सारा डिजीज में सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता है। तो बेसिकली ये पैथोटॉक्सिन होता है, इसे पैथोजन रिलीज करता है, मोस्टली डिजीज सिम्टम ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें विक्टोरिन का है एक आपके पास। एक पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ये होस्ट स्पेसिफिक होता है। जो विक्टोरियन है आपका दैट इज अ होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन। एग्जाम्पल इसके क्या आ जाते हैं अलग, एक होता है सेलेक्टिव, एक होता है नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव के अंदर आपके पास एग्जाम्पल याद रखने बहुत इजी है, उसके नाम से क्लियर होता है, जैसे कि टी टॉक्सिन, टी टॉक्सिन हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस रेस टी। एच सी टॉक्सिन यानी हेलमिंथोस्पोरियम कार्बोनम। एच एस है यानी हेलमिंथोस्पोरियम सेकेराई, ठीक है। पीसी टॉक्सिन है पेरिकोनिया किरकिनाटा। यानी कि जो ये नाम से क्लियर हो रहे हैं ना, ये होते हैं आपके पास होस्ट सेलेक्टिव। आपके पास क्या है? ये सेलेक्टिव आपके पास होते हैं टॉक्सिन्स, ठीक है। इसके अलावा बस एक इसमें ऐड क्या हो जाता है, फाइटो अल्टरनिन, वो भी आपको नाम से पता लग रहा है, अल्टरनेरिया किकुचियाना, यानी जो नाम से एकदम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं आपको। फिर नॉन सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव में याद क्या रखना है, टेन टॉक्सिन टैब टॉक्सिन, टेन टॉक्सिन टैब टॉक्सिन फिजियोलोटॉक्सिन। टेन टैब और फिजियोलो ये किसमें आते हैं? नॉन सेलेक्टिव होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद एक आते हैं अमाइलोवोरिन। अमाइलोवोरिन जो होता है इसमें आता है अर्मीनिया अमाइलोवोरा, ठीक है। सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव और अमाइलोबोरिन, ये 3 आपको मिलते हैं पैथोटॉक्सिन, क्योंकि पैथोजन रिलीज करता है। दूसरा होता है फाइटोटॉक्सिन। फाइटोटॉक्सिन को कौन रिलीज करेगा? कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे ये? होस्ट प्लांट। फाइटो यानी प्लांट, यानी कि ये जो ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जब होस्ट और पैथोजन का इंटरेक्शन होता है तब होस्ट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं ये टॉक्सिन्स, ठीक है। जो क्या करेंगे, डिजीज के अंदर इफेक्ट डालते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं। वो स्पेसिफिक थे, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। वो स्पेसिफिक थे, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। इसमें क्या आता है, अल्टरनेरिक एसिड। इसमें एक एग्जांपल मेन है अल्टरनेरिक एसिड, दैट इज कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया सोलेनाई। एक होता है आपके पास वाइवोटॉक्सिन। वाइवोटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? इसके अंदर भी बेसिकली क्या होता है, ये भी होस्ट के अंदर प्रोड्यूस होंगे, पैथोजन प्रोड्यूस करेगा और इससे डिजीज के भी प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसके अंदर बट इज नॉट इटसेल्फ द इनिशियल इंसाइटिंग एजेंट ऑफ द डिजीज। लेकिन वो खुद डिजीज का इनिशिएशन साइट जो है या एजेंट जो है वो नहीं होगा, वो प्रोड्यूस करवा रहा है, ठीक है, इंड्यूस करवा रहा है, लेकिन वो खुद एजेंट नहीं है। जिसमें आपके पास एग्जांपल क्या आता है, फ्यूजेरिक एसिड दैट इज विल्ड कॉजिंग द फ्यूजेरियम स्पीशीज या फिर पिरिकुलेरिन, ठीक है। पैथोटॉक्सिन है वो पैथोजन खुद प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और इसके अंदर वो ज्यादातर डिजीज के सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा।
ठीक है, इसमें एग्जाम्पल विक्टोरिन आ जाता है। इसमें आपके पास 3 कैटेगरी याद रखनी है, सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव और अमाइलोबोरिन वाली। सिलेक्टिव के अंदर जिनके नाम स्पेसिफाइड आपको समझ में आ जाएंगे। नॉन सिलेक्टिव में टेनटॉक्सिन, टैपटॉक्सिन, फेजियोलोटॉक्सिन और एक आ जाता है अमाइलोबोरिन। दूसरा आता है फाइटोटॉक्सिन। ये किसके अंदर प्रोड्यूस होगा? होस्ट में होगा। क्यों होगा? जब होस्ट और पैथोजन का इंटरेक्शन होगा। ठीक है, ये आ गया। फॉर विच द कॉजल रोल इन डिजीज, ये फिर उसके बाद क्या होता है, ये पैरासाइट के ही प्रोडक्ट्स होते हैं होस्ट में जो प्रोड्यूस होंगे उनके इंटरेक्शन की वजह से। दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है, पैथोजन की वजह से हो रहे हैं। ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल आता है अल्टरनेरिक एसिड। वाइवोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पैथोजन प्रोड्यूस करवाएगा इन्फेक्टेड होस्ट के अंदर, जो आगे डिजीज के प्रोडक्शन में काम करेंगे, लेकिन ये खुद इनिशियल एजेंट नहीं होते हैं डिजीज करने का, स्टार्ट करने के एजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, विल्ट कॉजिंग द फ्यूजेरियम स्पीशीज या फिर पेरिकुलेरिन आ गया। अब आपको दो में डिफरेंस करना होता है, एक होता है होस्ट स्पेसिफिक, एक होता है नॉन स्पेसिफिक। होस्ट स्पेसिफिक ऐसे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर मतलब होस्ट के लिए जो होते हैं वो सेलेक्टिव होते हैं, यानी कि सिर्फ उसी होस्ट के अंदर ही ये प्रोड्यूस होते हैं। तो विक्टोरियन टी टॉक्सिन जो आपने ऊपर एग्जांपल पढ़े हैं, ठीक है, स्पेसिफिक के अंदर आपके पास आगे जो स्पेसिफिक में कौन से आएंगे जो आपने किस में पढ़े हैं? पैथोटॉक्सिन्स के अंदर पढ़े हैं, वो स्पेसिफिक थे। नॉन स्पेसिफिक में कौन से आएंगे आपके पास जो आपने बाकी पढ़े हैं? नॉन स्पेसिफिक नॉन सेलेक्टिव के अंदर एक तो पैथोटॉक्सिन्स में आपने नॉन सेलेक्टिव पढ़े थे, टेनटॉक्सिन, टैपटॉक्सिन और फिजियोलोटॉक्सिन। इसके अलावा जो आपने उसमें पढ़े थे फाइटोटॉक्सिन में, वो भी नॉन स्पेसिफिक होते हैं, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर टॉक्सिन का होस्ट के ऊपर इफेक्ट क्या आता है? टॉक्सिन का होस्ट के ऊपर इफेक्ट आता है, ठीक है, वो क्या होता है, टॉक्सिन का इफेक्ट होता है, एक तो उसकी सेल की परमेबिलिटी को चेंज कर देता है। टॉक्सिन जो है वो क्या करता है, उसकी सेल की परमेबिलिटी को चेंज कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, वहां से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस बहुत ज्यादा होने लग जाता है। ठीक है, तो उसकी सेल मेम्ब्रेन अफेक्ट होती है। दूसरी चीज, वो उसकी नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी डिस्टर्ब करता है, उसका रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और उसके अंदर प्रॉपर एटीपी फॉर्मेशन वगैरह नहीं हो पाता है, तो ये सब चीजें वो करता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है टॉक्सिन का रूल्स। नेक्स्ट आगे हम जिसके ग्रोथ रेगुलेटर से टॉपिक है, ग्रोथ रेगुलेटर पॉलीसेकेराइड का ज्यादा नहीं है, फिर जैसे डिफेंस का मेन आ जाता है इसमें अभी। और एपिडेमोलॉजी तो हमने बेसिकली, मुझे लगता है एमके यादव से हमने कवर की थी ना एपिडेमोलॉजी, उसमें तो इससे बहुत ज्यादा कवर की है हमने। फिर बेसिक जो आपका एक रह जाता है ना ज्यादा पढ़ने वाला, वो सिर्फ एक मैनेजमेंट रहता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? Okay, ma'am. Thank you. ओके, सो विल एंड द क्लास, थैंक यू सो मच। अच्छा, डिजीज की एक प्रॉब्लम थी ना सच, तो डिजीज के अंदर क्या है कि एक लेक्चर इसका और लगेगा, कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी आपकी, मैं परसों एक क्लास ले लूंगी आपकी। तो परसों मैं क्लास लूंगी तो हम ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बचा डिजीज का, तो डिजीज के अंदर मैं सबसे पहले आपकी पल्सेस की डिजीज जो मेजर मेजर है ना, पल्सेस सेक्शन कंप्लीट करवा दूंगी पहले मैं आपका, जो मुझे लगेगी मेन मेन डिजीज। फिर मैं साथ में आकृति मैम से या मैं शिवांशी मैम से बात कर लूंगी, अगर वो किसी और एक मेजर जैसे ऑयल सीड्स की कंप्लीट हो गई तो उनकी डिजीज को वो कवर करवा सके, तो इस तरीके से आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा मेजर डिजीज का। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। Good night, ma'am. Thank you.